अगर आपको सबसे पावरफुल टूल किट चाहिए है तो वो इंसॉल्वेंसी लॉयर यूथ और द masses in the urban parts of India could relate to. And that is why he became a very popular face on the television. वो यूथ में और खास करके इमरजेंसी में जो यूथ लीडरशिप मूवमेंट थी, अभी बहुत पॉपुलर यूथ लीडर हो चुके थे. He was the kind of person जिसके आप जब मर्जी नॉक करो और अंदर चले जाओ और खाना खाओ, चाय पियो, बात करो, आप कुछ ना कुछ लेकर के आओगे. लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो लेकर के ज़्यादा आते हैं, पर उनको लगता है कि मैं लेकर के ज़्यादा आ रहा हूँ उनके कमरे से. दैट वॉज द पावर ऑफ अरुण जेटली. अरुण जी ने डीमोनेटाइजेशन को यूज़ किया डिजिटल इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए. इट वॉज नॉट जस्ट समथिंग दैट कॉज लॉस टू हिज मिनिस्ट्री और द फैमिली और द फ्रेंड्स. आई थिंक इट वॉज अ लॉस to the entire nation. Let's begin with an interesting story, because you have keenly observed his life, and that really comes out in the book as well. It's a voluminous book, but it has many interesting stories, anecdotes, revelations about how decisions were made at the top, when at one point Arun Jaitley ji had both defense and finance, and we'll come to that. But one story, most abiding memory of Mr. Arun Jaitley that has stayed with you. You know, Vedant, there are so many stories, and it's hard to sort of bring to something which one would say is so captivating for me to even tell as a standalone. पर मैं एक स्टोरी बताता हूँ, वो मुझसे भी थोड़ी जुड़ी हुई है, और एक बहुत बड़े रिफॉर्म जिसके बाद आज मोदी सरकार में जैसे जो दो ब्लू चिप रिफॉर्म कहे जाते हैं, एक जीएसटी और एक आईबीसी, इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड, उससे उनमें से एक से रिलेटेड है. और ये तब की बात है 1996, जब वो लॉयर थे. मैं एक एज ए जूनियर लॉयर उनको एक किसी मैटर में ब्रीफ करने गया, और ब्रीफिंग के और वो उनकी ये आदत होती थी कि वो ब्रीफिंग के टाइम पे शाम को खाते थे साथ में, और उनकी चाट पकौड़ी आती थी, सैंडविच आते थे उनके फेवरेट जगह से. उन्होंने खाना खत्म किया तो उन्होंने मुझसे कहा बैठ रहा 2 मिनट कि इसकी ब्रीफिंग खत्म हो गई थी. फिर उन्होंने मुझसे एक बात कही कि यूज्ड टू कॉल मी बत्रा, कि बत्रा तेरे को एक जिम्मेदारी देनी है, तो उठाएगा? आप कहेंगे तो क्यों नहीं. तो उन्होंने कहा अच्छा चल, फिर परसों शाम को इंडिया हैबिटेट सेंटर में एक मीटिंग है, तो वहाँ आ जाए. और वहाँ जब मैं 2 दिन बाद पहुँचा तो बहुत बड़े बड़े महारथी बैठे थे, और वहाँ फैसला लिया जा रहा था कि इंसॉल्वेंसी रिफॉर्म्स की आवाज़ उठाई जाए. और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े, जैसे मैंने आपको बताया कि दिग्गज वकील भी बैठे थे. तो जब मेरा नाम लिया गया कि हम इसको जिम्मेवारी दे रहे हैं कि इस आवाज़ को उठाने के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है उसकी जिम्मेवारी सुमंत को देंगे, तो जो बड़े कुछ सीनियर लॉयर्स थे उन्होंने कहा बट ये तो अभी 29 साल का लड़का है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना बड़ा रिफॉर्म की बात करें, आपका विजन है, तो हमारे को क्यों ना मौका दिया जाए. तो उनके साथ मुकुल रोहतगी बैठे थे. अरुण जी चुप रहे. मुकुल रोहतगी ने कहा कि नहीं, बत्रा करेगा, बस इतनी बात. और जब उन्होंने कह दिया तो और किसी ने बात नहीं उठाई. और मैंने आपको इसलिए बात बताई, इसमें 3 मैसेजेस निकल के आते हैं. एक तो ये कि इस छोटी से एपिसोड में सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि उनका विजन क्या था. 1996 में उनको पता था कि इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ में अगर आपको सबसे पावरफुल टूल किट चाहिए है तो वो इंसॉल्वेंसी लॉ है, और तब से उन्होंने उनकी बात करनी शुरू करी. दूसरी, और वो मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, बट जनरली ही हैड एन आई टू स्पॉट टैलेंट. उनको ये था, उनको पता होता था कि कौन सा आदमी ये शिद्दत से, ईमानदारी से काम करेगा, वो उसको जिम्मेवारी देते थे, चाहे उसके लिए बाकी लोग डिसएग्री भी करें, कुछ भी. वो उनकी इंस्टिंक्ट थी, एक इंट्यूटिव पावर जिसे कहा जाता है. और थर्ड कि वो, इससे एक चीज और निकल के आती है कि वो इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे किया जाता है किसी भी चीज को, उसमें माहिर थे. और जैसे मिलिट्री हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन की बात करी, दैट वाज आल्सो हिज विजन कि कैसे आप फ्रेगमेंटेड इंफॉर्मेशन को, फ्रेगमेंटेड चीजों को इंस्टीट्यूशनलाइज करो ताकि वो और सस्टेनेबल बने. तो ये एक
छोटा सा उदाहरण बताया, पर मैंने बता रहा हूँ कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। जी, आपने जो दूसरा पॉइंट बोला, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हिज एबिलिटी टू स्पॉट टैलेंट एंड हिज एबिलिटी टू ग्रूम पीपल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हियर, अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इम्पॉर्टेंट टुडे are actually Arun Jaitley's mentees, Arun Jaitley's proteges, Arun Jaitley's finds. Our current finance minister Nirmala Sitharaman, Piyush Goyal, you know, these were all people that were brought to Delhi by Arun Jaitley and they were groomed by Arun Jaitley, which is why to study his politics is so important. नॉट ओनली दिस, अगर आप बुक में पढ़ेंगे, और ये तो डॉक्यूमेंटेड है, मेरी खुद की कोई इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कि जब पहली बारी मोदी 0.1 में जब सरकार बनने की बात आ रही थी, तो यंग मिनिस्टर्स को स्पेस देने के लिए वो अरुण जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था उसमें। उन्होंने मोदी जी को कहा और मोदी जी ने उनकी बात सुनी कि हमें धर्मेंद्र प्रधान जी और जितने ये सब लोग थे उस टाइम पे, अरुण जी ने बड़े एम्फेटिकली उनके लिए कहा कि इनको हमें ग्रूम करना चाहिए नेक्स्ट राउंड ऑफ लीडरशिप को। और आपकी बात ठीक है, और उनको पता था ये कौन लोग हैं जो कि आगे जाकर के पार्टी के लिए और गवर्नमेंट के लिए और इंडिया के लिए जो वो चाहते हैं वो होना है, करें जी। और आपने मोदी जी और जेटली जी की रिलेशनशिप के बारे में बात की, एंड वील कम टू दैट, बट द पॉइंट यू मेड अबाउट, एंड इट्स फैसिनेटिंग, आई मीन इफ यू मस्ट रीड दैट चैप्टर इन द बुक टू अंडरस्टैंड हाउ फैसिनेटिंग इट इज, बट the way he also persuaded Prime Minister Modi to back what is now, what people who are now known as technocrats, आजकल इस पे बड़ा emphasis है, a lot of ministers like Mr. Hardeep Puri for example, तो ये जो एक technocracy भी अरुण जेटली जी इंडियन पॉलिटिक्स में लेकर आए कहीं ना कहीं, which is so powerful today as you see in the current cabinet. And that is why, you know, he was one minister who was equally popular amongst the bureaucrats as much as amongst the political class. और मैं तो उनके साथ काम किया है, तो उनके साथ जितने भी लोग, और कल बल्कि डॉक्टर विवेक देव रॉय का मेमोरियल लेक्चर था इनैग्रल, और शक्तिकांत दास जी ने उस इनैग्रल लेक्चर किया, जो प्रधानमंत्री जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 हैं, और उन्होंने अपने लेक्चर में कहा कि मैंने ये 2 रिफॉर्म्स पे उनके साथ काम किया, और जब मैं उसके बाद वो निकले बाहर तो 2 मिनट मेरी नमस्ते हुई, तो उन्होंने कहा कि सुमंत किताब मिल गई है, मैंने तो उनके साथ इस पे काम किया है। और वो, मैं आपको इस बात इसलिए बता रहा हूँ कि वो क्रेडिट देते थे। उन्होंने जब शक्तिकांत दास जी जा रहे थे गवर्नर बन के, और जो भी उनके साथ ऑफिसर, जब उसकी टर्म खत्म होती थी, जब उसको वो फेयरवेल टी कॉफी देते थे, उन्होंने जो क्रेडिट उनका बनता था अरुण जी का, वो क्रेडिट भी वो अपने ऑफिसर्स को साथ शेयर करते थे। वो उनको इम्पोर्टेंट फील कराते थे कि जो भी रिफॉर्म है, चाहे मेरी लीडरशिप है, पर उसमें जो आपकी कंट्रीब्यूशन है जी, वो उनका बहुत बड़ा बड़प्पन रहा। एब्सोल्युटली। एंड बट थोड़ा सा पीछे जाते हैं सुमन बत्रा जी, अ लॉट ऑफ पीपल टुडे रिमेंबर अरुण जेटली जी एज ऑफ कोर्स द फाइनेंस मिनिस्टर, द डिफेंस मिनिस्टर, पर एक जनरल इंप्रेशन कभी कभी ये भी रहता है कि ओ he was a sort of a Lutyens Delhi politician and armchair politician. लेकिन आपने अपनी बुक में जिस तरह से उनको डिस्क्राइब किया, you've also called him the first satyagrahi, and you describe his times in prison. He was in Tihar jail, and you also talk about, you know, how of course he didn't like the food there. He had grown a thick beard, and you know, he had discarded his customary khadi and dhoti. So talk to us a little bit about that, because a lot of people don't know that side of Mr. Jaitley, because he was while of course he had all these attributes about consensus builder, statesman, he was also very strongly committed to his ideology. He was also strongly committed to the realities of India, और उन्होंने वो साइड भी देखा है जो उनकी ग्रूमिंग वहाँ से हुई, and that's why you call him the first सत्याग्रही as well. वो फर्स्ट सत्याग्रही इसलिए कहा जाता है कि इमरजेंसी जब डिक्लेयर हुई, से जो पहले मीटिंग हुई थी जनसंघ की और बाकी सब जो पार्टी से मिलकर हुई थी, तो उसमें डिसाइड किया गया था जिस दिन इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है उस दिन पहली सत्याग्रह डिक्लेयर किया जाएगा और मीटिंग होगी। लेकिन उसी रात से अरेस्ट शुरू हो गई, तो जो है वो हो नहीं पाई। बट अरुण जी ने उस दिन, हालांकि ये तो सबको, बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा कि उससे दिन रात को वो अपने घर में सोए हुए थे, जब तो सुबह पुलिस ने दरवाज़ा खड़काया, तो इनको पता लग गया कि दरवाजे पे पुलिस है। उनके फादर लॉयर थे, तो उन्होंने उनको एडवाइस किया अरुण को कि आप निकल जाओ।
तो अरुण पिछले दरवाजे से निकल गए और वो अपने एक दोस्त के यहाँ हुए, लेकिन सुबह उठते ही सबसे पहले स्कूटर पे जाकर के उन्होंने अपने सारे मित्रों को इकट्ठा करके और बाकी लोगों को इकट्ठा करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो सत्याग्रह की पहली रैली की, और उस रैली में ऑब्वियसली पुलिस ने उनको अरेस्ट किया और इसीलिए उनको फर्स्ट सत्याग्रही कहा जाता है, क्योंकि सत्याग्रह मूवमेंट के लिए वो सबसे पहली अरेस्ट थी और उनको जो एक्यूजेशन थी। उसके बाद जो जेल में पहले उनको अंबाला जेल लेके जाया गया और वो उसकी वजह से उनकी माताजी को बहुत एंग्जाइटी थी, क्योंकि उस समय बंसीलाल चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा के और वो बड़े सख्त चीफ मिनिस्टर माने जाते थे। तो किस तरह से फिर भी, लेकिन किस तरह से बाई चांस उनको कह करा करके वो वापस आए अंबाला से दिल्ली तिहाड़ जेल, और वहाँ पर सब लोग थे जैसे भी थे, पर खाने के वो बहुत शौकीन थे। तो वहाँ पर उनको खाने की बहुत होती थी तकलीफ, तो कुछ तो उन्होंने किसी तरह से फाइट आउट करके 2 एग्स मील में डलवाए कि मिलने चाहिए और किया। लेकिन जब उनके घर वाले मिलने आते थे या उनकी बहन मिलने आती थी या दोस्त मिलने आते थे, तो वो बस यही कहते थे कि मजनू का टीला से मेरे को चाइनीज़ चाहिए है, मुझे यहाँ से ये चाहिए। तो उनके सिर्फ खाना आता था और कुछ नहीं, और वो आता था उनके कुछ मित्रों के लिए भी आता था साथ में। तो उनके खाने की जो उनका शौक था, तो of course we all remember that GST Council which went on, and then there seemed to have been no consensus, but Jaitley famously ordered food for everyone there, and then finally there was consensus, and he was known to be एक वो जो खातिरदारी उनके अंदर थी, whether it was his Kashmiri kebabs and the biryani and the thing, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। He was larger than life in that sense, and he had a zest for life. I think खाना तो वो उनकी फैमिली में भी था और उनका तो था ही, उनका घर तो एक खुला किचन था। और और उसका क्रेडिट संगीता जेटली जी को भी जाता है, बिकॉज शी वाज द होस्टेस, जो उनकी वाइफ हैं। और आप अगर उनके किस्से पढ़ेंगे तो उनको ना सिर्फ दिल्ली में, पूरे भारत में कौन से शहर में कौन से रेस्टोरेंट में क्या खाना बेस्ट मिलता है, वो एनसाइक्लोपीडिया थे। और ये चीज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी एक इंटरव्यू में कही है। जब संगठन का काम करता था, हमारे अरुण जेटली जी खाने के बड़े शौकीन थे। उनको हिंदुस्तान के किस शहर में कौन से रेस्टोरेंट में कौन सी चीज बढ़िया है, वो पूरी एनसाइक्लोपीडिया थे। कि अगर मेरे को खाने का कोई पूछना होता था, अरुण से बेटर कोई नहीं होता था। और जब वो कार्यकर्ता की तरह या और पार्टी के लिए जाते थे, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मैं बाहर का खाना इतना नहीं खाता हूँ, लेकिन मेरे को जब जेटली के साथ जाना पड़ता था तो मैं बेस्ट रेस्टोरेंट में जाके खाना पड़ता था उनके साथ, तो मेरे को वहीं से पता लगा कि कहाँ पे क्या बेटर मिलता है। बट आप ये देखेंगे कि उनके पास तो ऐसा था कि ब्रेकफास्ट भी आता था, लंच भी, डिनर भी, सब सुबह से लेके शाम तक आता था। और ऐसा हो गया था कि अब तो कई मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी जब पार्लियामेंट के लिए आते थे यहाँ पर, तो उनके फेवरेट जो डिशेस होते थे अपने शहर से लेकर के आते थे। What was one of his favorite dishes, or a staple of his that he loved? So, chole bhature, you'll be surprised, but chole bhature was his favorite when it came to breakfast. But उनको शाम की जो चाट, पापड़ी, आलू की टिक्की, कुछ भी, सब जितना भी है वो सब अच्छा लगता था उनको। एंड ही ट्राइड एवरी काइंड ऑफ फूड, इट वाज नॉट जस्ट ही लाइक्ड ओनली नॉर्थ इंडियन फूड। उनको जहाँ का जैसा भी मिल जाए, और बाहर भी जाते थे तो वहाँ का भी अच्छा फूड ट्राई करते थे। Right. 90s का जो दशक था, that was very defining in the life of Arun Jaitley. You talk about the emergence of the Young Turks, all tragically gone now, Sushma Swaraj ji and Pramod Mahajan ji and also Arun Jaitley ji, और उनकी relationship आपने book में बहुत it's a fascinating read how you describe how Arun Jaitley ji was fascinated by Advani ji's liberal outlook and also Vajpayee ji, and of course his command over language was something that was that really gave him the leverage. But 90s के दशक की बात करते, because a lot of people might not realize that Arun Jaitley ji is actually PM Modi's senior in that sense, and before he met Prime Minister Modi in the 90s is when he really came into his own. And you also talk about how newspapers described him as the face of modern India. वो इसलिए कहा जाता है कि आई थिंक जो यंग टर्क्स थे, उनमें से नायडू साहब अभी हैं, और आई एम फॉर्चुनेट कि इस किताब का जो फॉरवर्ड है वेंकैया नायडू जी ने लिखा है, और उसका क्लास जो इसका विमोचन भी किताब का वो
इसी महीने वो कर रहे हैं, वो स्पेशली हैदराबाद से आ रहे हैं सिर्फ एक शाम के लिए बुक का लॉन्च करने के लिए। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मैं आऊँगा चाहे कैसे भी हो। बट टू आंसर योर क्वेश्चन वेदांत, तो वो एक पीरियड था जो ये यंग टर्क्स जो है पार्टी की ट्रांजिशन जो है वो जनसंघ से जो बीजेपी 1982 में बनी जो है वो शेप हुई, तो वो ट्रांजिशन इन यंग टर्क्स की है। आज जो एक डिफरेंट फेस बीजेपी का नजर आता है, नॉट इन द रीसेंट टाइम्स बट द एरा वेयर ही वाज होल्डिंग द important responsibilities in the party. The modern BJP, as we Yeah, know. so you could say that the modern BJP, which of course retained is some of this ideological, goal which was always there, चाहे वो राम जन्मभूमि था, सब कुछ था, उसको रिटेन करने के बावजूद भी उन्होंने जो ट्रांजिशन और जो उन्होंने ट्रैजेक्टरी बनाई कि आगे पार्टी कैसे कम्युनिकेट करेगी मासेस से, आई थिंक उसमें उनका बहुत बड़ा रोल था। और वो बहुत यंग स्टेज पे उनको पार्टी में जिम्मेवारी दे दी गई थी स्पोक्स पर्सन की, बिकॉज ही कुड रिलेट टू द अर्बन यूथ। और उसके लिए वो उनको, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग ही नहीं थी बट उनकी आर्टिकुलेशन थी, उनकी कन्विंसिंग पावर, परसुएशन, सो यूथ और द मासेस इन द अर्बन पार्ट्स ऑफ इंडिया कुड रिलेट टू हिम, एंड दैट इज व्हाई ही बिकेम वेरी पॉपुलर फेस ऑन द टेलीविजन। तो और आई थिंक दैट वे ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वो सीनियर थे मोदी साहब के, बट आई थिंक उनकी जो बॉन्डिंग जो मुझे समझ में आया मेरी अपनी स्टडी में शुरू हुई जब रथ यात्रा के टाइम पे मोदी साहब अडवाणी साहब के साथ थे गुजरात में, उनका पूरा रूट का और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और अरुण जी का इम्पोर्टेंट टास्क था कि उसको कम्युनिकेट करना ऑल पैन इंडिया बेसिस पे। तो मोदी साहब उनको रोज ब्रीफ करते थे और ये कम्युनिकेट होता था, तो वहां से उनकी दोस्ती शुरू हुई। और फिर जब मोदी साहब गुजरात से दिल्ली आए थे, आपको पता ही है कि जो वो उनको वहाँ पॉलिटिकल इश्यूज से इसके बारे में थोड़ा बताइए, बिकॉज you call it an everlasting friendship, and perhaps Jaitley ji was of course senior, of course PM Modi's senior, but perhaps the last leader who was PM Modi's equal in that sense. Today, of course, the kind of politics that we see, you have, of course, have Prime Minister Modi at the top, and you have people like even Home Minister Amit Shah and Defence Minister Rajnath Singh, more like people who are executioning Prime Minister Modi's vision. But Jaitley ji was always an equal. He was a friend, but also an equal. And you describe in your book also how Arun Jaitley ji really backed Prime Minister Modi when, his name was propped up as the prime ministerial candidate, and when he came, his journey from Gujarat to Delhi, that transition, Arun Jaitley ji had a very important role to play. So talk to us about their friendship. Right. I think their friendship was built on trust. One part of that trust was that Arun Jaitley was not a politically ambitious person in that sense कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है या कहीं जाना है. He was committed, but he was moderately ambitious. तो जो भी वो एडवाइस उस समय मोदी साहब को देते थे, और ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जो मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तो उनको पता था कि इनका एजेंडा नहीं है, जो ये एडवाइस दे रहे हैं ये पार्टी के हित में दे रहे हैं और मेरे हित में दे रहे हैं. तो जैसे जब मोदी साहब ने ऑफर किया रेजिग्नेशन देने का गुजरात राइस के बाद, और गोवा में जब मीटिंग थी बीजेपी की, तो वो मन बना लिया था उन्होंने कि मुझे रिजाइन करना है. तो अरुण जी ने उनको एडवाइस किया कि आप मत करें, और उन्होंने पूरी स्ट्रेटजी बनाई और वो स्ट्रेटजी वर्क करी. और उसके बाद तो वी ऑल नो इट्स हिस्ट्री, एवरीथिंग व्हाट यू से इज हिस्ट्री, बिकॉज किस तरह फिर उन्होंने जब इलेक्शन का डिसाइड किया कि लेट्स एडवांस द इलेक्शन ऑफ गुजरात, तो अरुण जी इज द ओनली पर्सन इन द पार्टी हु स्टूड बाय हिम. और इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जो है क्वेश्चन फ्रेम करके दिया गया आंसर के लिए कि ये जब 6 महीने रह गए हैं इलेक्शन में, तो क्या इलेक्शन एडवांस हो सकता है कि नहीं हो सकता है. और अरुण जी अपीयर हुए, और उसके बाद ये वी ऑल नो दैट मोदी साहब इलेक्शन जीते, थम्पिंग मेजॉरिटी से जीते वहाँ पर. और फिर उसके बाद जब, और ये भी आपको बताऊं, ये आपको पता लगेगा कि एक बारी यूएस एम्बेसडर के साथ इंटरेक्शन में अरुण जी ने
से पूछा गया था कि हु शुड बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तो ये तब की बात कर रहा हूँ 90s में, और अर्ली 2000 में उन्होंने कह दिया था कि he is the man who you will see going forward, going up. तो उनमें वो था। एक और चीज बताना चाह रहा हूं मैं आपको इसमें, इसी के आंसर में, कि अरुण जी की एक सबसे बड़ी बात ये थी कि उनकी एडवाइस इतनी रैशनल होती थी। जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस परसुएड हो जाते थे कि इतनी कन्विंसिंग होती थी, तो मोदी साहब को, और एक आपको एग्जांपल देता हूं मैं, सेंसिटिव इशू है उसका नाम नहीं लूंगा, एक इंस्टीट्यूशन की बात हो रही थी कि ये इंस्टीट्यूशन बहुत, एक मंत्रालय में बात चल रही थी कि इसको खत्म करना चाहिए, ये इंस्टीट्यूशन अब आइडियोलॉजिकली फिट नहीं होता था, और बट और प्राइम मिनिस्टर मान गए थे। अरुण जी जाके प्रधानमंत्री से मिले और उन्होंने कहा कि ये मत करिए, यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, जैसे हैं, कुछ हमारे खिलाफ, कुछ हमारे साथ के, बट कोई इंस्टीट्यूशन के कंटिन्यू होने से हमें डैमेज नहीं होता है। और प्रधानमंत्री ने अपना डिसीजन चेंज किया। ओनली अरुण जेटली कुड हैव परसुएडेड द प्राइम मिनिस्टर टू चेंज हिज माइंड आफ्टर ही हैज मेड अप हिज माइंड, बिकॉज ही ऑलवेज बिलीव्ड दैट हिज एडवाइस केम विदाउट एजेंडा and sincere and in the interest of both the prime minister as well as the country and the political party. I think that's a very interesting point. In fact, that story in your book about how he asked Modi ji not to resign, that really turned out to be a game changer, and that really paved the way for Prime Minister Modi, and of course then his transition from Gujarat to Delhi. But you know, he was one thing that is always said by Arun Jaitley ji is that he never won an election. He unsuccessfully contested an election once, but he was never seen as, you know, a sort of a politician who was out in the heat and dust of India's electoral politics. But you also talk about a missed ticket. That's a very interesting story. Talk to us about that. So जब इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी ने डिसाइड किया, ऑब्वियसली सब पार्टीज इकट्ठी हुई और इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की बात आई, तो जो नेशनल एग्जीक्यूटिव बनी उसमें अरुण जी का नाम डाल दिया गया। वो देशमुख साहब ने प्रपोज किया था, सीडी देशमुख जो उस समय, और वो मगर क्योंकि उससे पॉलिटिकल अपनी जनसंघ से पहले अप्रूवल नहीं लेके आ गया था, तो अरुण जी ने कहा मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता जब तक मेरी पार्टी मुझे नॉमिनेट ना करे। और उसके बाद उन्हें बुलाया गया कि आप इलेक्शन लड़ेंगे, और इलेक्शन उनको लड़ाया जा रहा था संजय गांधी जी के खिलाफ, बिकॉज वो एक यूथ लीडर थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलेक्शन जीता था, पहली बारी प्रेसिडेंट बने थे, सेकंड प्रेसिडेंट था अदर देन कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो वो यूथ में, और खास करके इमरजेंसी में जो यूथ लीडरशिप की मूवमेंट थी, अरुण जी बहुत पॉपुलर यूथ लीडर हो चुके थे, तो उनको एक फिट कैंडिडेट माना जा रहा था कि संजय गांधी जी के खिलाफ इलेक्शन लड़ाया जाएगा या दिल्ली से लड़ाया जाए, ये डिबेट हो रही थी। तो उस समय दिल्ली स्टेट नहीं थी ऑफ कोर्स, बट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन बनती थी। उस समय जब उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहा पर मैं तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता, मैं 25 ईयर का हूँ ही नहीं। तो ही मिस दैट टिकट इन 1977, एंड उसके बाद कभी उनको इलेक्शन लड़ने की बात ही नहीं हो पाई। 3 टर्म के वो राज्यसभा एमपी रहे गुजरात से, 1 टर्म उसके बाद यूपी से रहे, बट 2014 में अमृतसर से हारे, बावजूद इसके कि बीजेपी ने पूरी कंट्री को एटलीस्ट नॉर्थ और वेस्ट को स्वीप किया टू लार्ज एक्सटेंट ईस्ट में, बट अनफॉर्चुनेटली he lost. But was he not interested in electoral politics? As somebody who who's been a keen observer of his life, would you say that he was not interested, or there was this kind of acceptance that, you know, I'm adept at certain other kinds of politics and not this kind of politics? That was also a factor, because I don't think he was cut out for that kind of politics, although he could make you win elections, right? But I think there were other factors. One, I think Amritsar was a wrong choice, despite the fact कि अमृतसर में उनकी फैमिली हिस्ट्री है, सब कुछ है, उन्होंने काम भी बहुत किया, पंजाब के स्टेट इंचार्ज रहे हैं, बहुत काम किया। और बट इट इज़ अ फैक्ट दैट मैंने बुक में भी लिखा है कि उस समय अकाली दल परसुएडेड
दैट हम जिताएंगे, आप टिकट दो। और अब तो मानना पड़ा। दूसरा, बीजेपी की जो स्टेट यूनिट थी वो भी बहुत कॉन्फिडेंट थी, बट सिद्धू साहब का भी आपको पता है कि वो भी एब्सेंट फ्रॉम द सीन थे और उनके वहाँ पर काफ़ी इन्फ्लुएंस था, तो वो एक फैक्टर था। और फोर्थ फैक्टर ये था कि ऑन ग्राउंड उस समय पंजाब में ओवरऑल एंटी जो है एस्टेब्लिशमेंट एंटी इनकम्बेंसी मूड था। तो उनके बहुत क्लोज लोग जिनसे मैंने बात करी, उन्होंने उनको एडवाइस किया कि आप दिल्ली से लड़ लो या जयपुर से लड़ लो। तो दिल्ली का जहाँ तक मुझे समझ में आया, ये फैसला इसलिए नहीं लिया गया कि दिल्ली में अगर वो लड़ते तो उस समय वो पार्टी के लिए और जगह काम नहीं कर पाते, क्योंकि आम आदमी पार्टी स्ट्रांग थी और उनको अपनी टिकट पे काफ़ी समय बिताना पड़ता अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ने के लिए। और जयपुर की बात हुई तो किसी कारणवश से फैसला नहीं हुआ। अल्टीमेटली अरुण ने कहा कि जो मेरी पार्टी ने फैसला कर दिया मैं उस पर अटल हूँ और लड़ेंगे, हारेंगे या जीतेंगे देखी जाएगी। Why this book is particularly significant today is because we are once again back in the coalition era. Or Arun Jaitley ji, as a lot of people here might not know, was actually the man who was instrumental in bringing Nitish Kumar on board, and you talk about that in your book, and it's a fascinating chapter again. And even the alliances, for example, in Haryana, the INLD and so many other smaller players, it was actually Arun ji who recognized the importance of alliance-based politics, because of which the NDA is what it is today in a sense. Because आज सेंटर में भी, चाहे बिहार हो चाहे सेंटर में हो, नीतीश कुमार की जो इतनी इम्पोर्टेंट भूमिका है, बाकी एलाइज जो हर जगह बीजेपी ने जिस तरह से एनडीए फोल्ड को बढ़ाया है, वो एलाइज को ऑन बोर्ड लाकर बढ़ाया है, तो इसमें अरुण जी की कितनी इंपॉर्टेंट भूमिका थी उसकी बात करिए। जी बिल्कुल। इनफैक्ट Arun Jaitley's biggest strength was that he was a man of consensus. He believed in consensus. और वो हर एक को इक्वल मान के चलते थे, किसी को छोटा और बड़ा नहीं, और उनको इज्जत देनी आती थी। तो इसलिए उनकी बात को टालना बहुत मुश्किल होता था, और मैंने तो उनके साथ काम किया है। उनका पर्सोना ऐसा होता, तो उनकी कन्विंसिंग पावर और परसुएशन पावर वाज फिनोमिनल। तो चाहे वो अकाली दल, चाहे वो जेडीयू, चाहे वो बाकी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे पीडीपी के साथ सरकार बनी जम्मू कश्मीर में, हम हर जगह उनका रोल रहा, और वो आज मिस होता है। आप अगर उन लीडर से बात करें तो वो कहते हैं कि वी मिस अरुण जेटली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही वाज द काइंड ऑफ पर्सन जिसके आप जब मर्जी नॉक करो और अंदर चले जाओ, और खाना खाओ, चाय पियो, बात करो, आप कुछ ना कुछ ले करके आओगे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो दे करके ज़्यादा आते हैं, पर उनको लगता है कि मैं ले करके ज़्यादा आ रहा हूँ उनके कमरे से। दैट वाज द पावर ऑफ अरुण जेटली। बट आई ऑल्सो वांट टू टेल यू, नॉट जस्ट द स्टेट्स वेयर बीजेपी इज इन कोएलिशन और वाज इन कोएलिशन, Karnataka is the credit for getting BJP its first win goes to Jaitley, which not many people in the current times would know. And I've spent a lot of time in my book and the text as well, जहाँ पर मैं पूरी हिस्ट्री ट्रेस करता हूँ कि कैसे उन्होंने पहली विक्ट्री बीजेपी के लिए कर्नाटका में करी। And now we come to this historic moment for the BJP in 2014. Perhaps the biggest vindication, as you also say in your book, for Jaitley ji himself, because he was one of the first people जिन्होंने कहा था कि Narendra Modi deserves to be Prime Minister, who stood by Narendra Modi, even when there were skeptics and naysayers within the party, but Jaitley ji stood by him. So that 2014 moment, we all remember the Achhe Din and the Abki Baar Modi Sarkar, and how that became this sort of iconic, this iconic moment for the Bharatiya Janata Party, but also a personal vindication for Arun Jaitley. उसकी वजह ये है कि जब मोदी जी का नाम चला और सब जानते हैं कि अरुण जी was at the forefront of pushing his name, तो without going into too many details, पर थोड़ा marginalize हो गए थे, बाकी सब लोग एक तरफ हो गए थे।
there was a lot of questioning because बहुत सारे और सीनियर लोग पार्टी में थे, तो बहुत बात उठी और फिर गोवा में मीटिंग हुई थी, आपको पता है सब कुछ है। तो he went through a lot of low at that time because many people distanced themselves from him because कई चीज़ें उठी थी उस समय, बात ये है तो, but he was a man of conviction और उनका कोई ये नहीं था कि कह दिया तो कह दिया, he believed in what he was doing and Carried the weight. और ग्राउंड से उनको इंटेलिजेंस थी कि इस समय जिस तरह के लीडर लोग मांग रहे थे वो नरेंद्र मोदी थे। तो जब विक्ट्री हुई, हालांकि विक्ट्री से पहले ही सेंस तो पता लग ही गया था जब वो लोगों ने काम किया ग्राउंड पे, तो इट वाज अ ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ फॉर हिम आल्सो बिकॉज ही हैड पुट हिज एंटायर पॉलिटिकल करियर एट स्टेक। And even though he lost the election, interestingly, I remember you've written in your book, and that line really leapt out to me, how Dr. Abhishek Manu Singhvi actually almost in jest told Arun ji that this is not Abki Baar Modi Sarkar, but Abki Baar Jaitley Sarkar. Yeah, because you know the entire planning, अगर आप देखेंगे आपकी बार मोदी सरकार का जो चैप्टर है उसमें मैंने बहुत टाइम लगाया है कि कैसे खान मार्केट के पास एक होटल में वॉर रूम सेटअप हुआ और वहाँ कैसे इतने सारे लोगों ने बैठ करके एक जो कॉइन किया उस समय का स्लोगन और उसको कैसे डेसिफर किया जाता था, उसकी इम्प्लीकेशन हिंदी इंग्लिश, एक वीडियो जो उस समय प्रमोशनल रिलीज हुई उसको प्रसून जोशी और ये सब लोग बैठ करके करते थे। तो हर तरह से उनका था। अब अमृतसर वाज, और अब अगर आप देखेंगे अमृतसर का भी मैं बताऊं एक इंटरेस्टिंग थिंग, उनकी वोट अमृतसर में नहीं थी, अहमदाबाद में थी। तो सुबह वो वोटिंग वाले दिन फ्लाई करके गए गोल्डन टेम्पल, 2014 की आप बात करें। गोल्डन टेम्पल गए, पहले माथा टेका और उसके बाद वो अहमदाबाद गए और उन्होंने वहाँ पर वोट डाला और फिर वापस आकर के बाकी किया। पर आपको बताऊं कि जब वो हारे थे तो हमेशा जी टीवी पे देख रहे थे और जब रिजल्ट अनाउंस हुआ he had tears in his eyes because उस समय सब जीत रहे थे, सब सेलिब्रेट कर रहे थे and the man, the rock behind all this had lost, so he had tears in his eyes and Modi साहब called him also, अरुण जी को इस समय कि ये तो होता रहता है, आप आइए दिल्ली। What a fascinating story there. Another thing that also comes out very strongly in your book, and another very important aspect of Arun Jaitley ji's political career, vis-a-vis also the BJP that we see today as this big juggernaut, this election machine that wins elections after elections after elections, is also this party that has, the weight of the corporates behind it, and also an extremely moneyed party, for the lack of a better word. And Arun Jaitley ji, as the treasurer of the party, really built it from strength to strength. तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि आज के बीजेपी के कॉन्टेक्स्ट में ये एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, because one of the strengths of the BJP is also that it is strong financially as well. Yeah, I think we all know historically BJP had never been short of cash because, as a Baniya party, we always know that. But and not many people know this, that when Arun ji was a minister, law minister in the Vajpayee government, उस समय उन्होंने बहुत ऐसे रिफॉर्म्स किए जो वो बिलीव करते थे कि डेमोक्रेसी के लिए नेसेसरी हैं। अब वो क्योंकि उस समय जूनियर मिनिस्टर थे तो वो उनके पास वो पावर ड्रॉ नहीं कर सकते थे कि वो उसको ड्राइव कर सके रिफॉर्म को, तो वो छोटे मोटे ढूंढते थे। ऐसे रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म लाना, ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म लाना थोड़ा मुश्किल था। पर उस समय उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की थी फंडिंग के लिए। उसके बारे में मैंने अपना किताब में लिखा। तो फंडिंग वाज अ सीड दैट वाज ऑलरेडी सोन इन हिज माइंड कि फंडिंग का कुछ करना है ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। और दूसरा, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो हम आज इलेक्शन में सुनते हैं, वो भी उसकी एक सैंक्टिटी है, वो भी अरुण जी की देन है, वो उस समय से। उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा बिकॉज
उनको पढ़ना चाहिए जो किताब लेंगे। मगर जब वो मिनिस्टर बने मोदी गवर्नमेंट में, तो वो बड़े क्लियर थे कि मुझे ट्रांसपेरेंसी के लिए कुछ करना है। देयर इज नो परफेक्ट सोल्यूशन टू दैट। सुभाष चंद्र गर्ग जो कि मिनिस्टर थे, सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के मिनिस्ट्री में, उन्होंने अपनी किताब में इसके बारे में काफ़ी लिखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जब अरुण जी ने प्रपोजल दी तो उनकी मिनिस्ट्री में सारे ऑफिसर्स कन्विंस्ड नहीं थे। उनको पहले लगा कि ये बीजेपी को ज़्यादा सपोर्ट करेगी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को परहैप्स नहीं करेगी। अरुण जी ने बहुत मीटिंग्स करी और उनको कन्विंस किया कि दिस प्रपोजल इज बेस्ट फॉर द पॉलिटिकल सिस्टम and will benefit all political parties and not just BJP. And finally, they were all persuaded. उसके बाद RBI को persuade करने में थोड़ा टाइम लगा, because RBI didn't really feel that this is the way to do it, because वो bonds में उनको थोड़ा कुछ और था, लेकिन finally they came around as well. और खैर ultimately, you know, it was passed by the parliament. There was a challenge to the Supreme Court. वो challenge उनके होते हुए resolve नहीं हुआ। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ, और ये मैंने लिखा है अपनी किताब में, कि अगर अरुण जेटली जी जीवित होते और ये केस उनके लाइफ टाइम में सुप्रीम कोर्ट सुनती, तो वो सुप्रीम कोर्ट के कंसर्न्स को एड्रेस करते और कोई रास्ता ढूंढते। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में जस्टिस संजीव खन्ना का एक अपना सेपरेट जजमेंट है। इट इज़ नॉट अ डाइसेंट, बट उन्होंने अपनी खुद एक सेपरेट जजमेंट लिखी है, और मुझे लगता है कि वो इट वाज वेरी क्लोज टू व्हाट अरुण जी कुड हैव फाउंड एज अ वे आउट रादर देन द सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइकिंग इट डाउन। सो होता है। एंड एक जो अभी आपने जो बात करी, उससे एक उनका जो एक क्राइसिस मैनेजर का एक रोल था बीजेपी में, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। And of course, we briefly touched upon GST also, but one of the first fiercest criticisms of the BJP, of the Modi government, was post-demonetization. And he handled, that fierce opposition in the parliament, on the streets, with great sort of resilience. और उन्होंने बाद में ये आपने बुक में अपनी डिस्क्राइब किया, वो बोलते हैं ज़मीन बदल रही है आफ्टर the UP results, if I'm not mistaken, were announced. But you talk about that one instance in your book where in parliament, जब उनको opposition से इतना fierce opposition है after demonetization, asking the prime minister has to speak on the floor of the house and he must intervene, तब जेटली जी कहते हैं कि we will decide when the prime minister will intervene. And he in fact also convinced the country in his own way, saying that this is not something that the government is doing to confiscate people's money, etc. तो उस period के बारे में बताइए, क्योंकि आपने बहुत closely देखा, and that comes through in your book as well. How did he manage to wade through the crisis that was demonetization? So, demonetization वाला जो chapter है मेरा, वो more as an observer है, because मैंने उनके साथ उस aspect पे काम नहीं किया, but I have studied it in great detail. I've spoken to a lot of people who worked with him. One thing is very clear कि अरुण जी became the shield of the government at that time, जैसे आपने describe किया, that he took the responsibility, as this was the decision that actually panned in his ministry. So he did not for a moment show even a degree of hesitation. दूसरे दिन से जब अखबारों ने बताना शुरू किया कि रात से ATMs पे लाइनें लग गई हैं, शुरू हो गई हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस को फेस किया, उन्होंने वॉर रूम सेटअप किया, और एवरी डे शक्तिकांत दास जी और जो भी जितने उनके ऑफिसर्स थे RBI के साथ मिल करके पूरी स्ट्रेटजी ऑन ए डे टू डे बेसिस, कितना कैश जा रहा है ATMs में, कितना बैंक्स में आ रहा है। लोग कहते हैं कि उन्होंने एक क्रिटिसिज्म था उनके बारे में कि उन्होंने नैरेटिव चेंज कर दिया कि ये ब्लैक मनी के अलावा डिजिटल इकोनॉमी के लिए किया गया, और टेररिज्म में जो ब्लैक मनी है उसको यूज़ होती है, और या काउंटरफीट यूज़ होते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए किया। वो सारे फैक्टर्स थे, बट it is a matter of fact that it was a collective decision of the government. A lot of people said that Arun ji was not involved in the decision making, but I have dispelled that. I've dealt in detail how he knew every single thing, that he was, in fact, he was the man who decided the language of the order, which was ultimately upheld by the Supreme Court.
Supreme Court upheld that decision of demonetization relying on that particular critical component That was drafted by him, relying on a particular provision. So he was in the know-how from the beginning. He was part of the strategy. And Arun ji ने demonetization को use किया digital economy को build करने के लिए. But that was not a shift of goalpost because he saw an opportunity in crisis. कि अब अगर आपको alternate money produce करना है तो let's up the game. और आज की डेट में इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी और जो हम अपना डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, चाहे जितना भी डिजिटल पार्ट ऑफ द इंडिया आ रहा है, that is what today, even for yesterday also Shaktikanta ji said that this is what will become one of the export components for India for the rest of the world. Not just global south, but even for global north. Or, like you describe in your book also that he was not alive when the Supreme Court actually upheld demonetization. He was not alive to feel that pride and satisfaction. That's right. Yeah, some of these things that he missed, and he would have been very, very happy to see, vindication of his decision. Yes. And not just the vindication of his decision vis-a-vis demonetization, but a lot of the buzzwords that we hear today in governance, whether it is Make in India, GST of course, digital economy, all these buzzwords were actually Arun Jaitley ji's brainchild. Yeah, and one of the things which it's hard to pin down and put our finger on, कि हमारी जो आज की GDP growth में fraction of a percentage is contributed by the IBC reform. Yes. वो थोड़ा intangible है, इस करके हम उसको calculate नहीं कर पाते हैं, but the kind of money that has gone back into the economy as a part of the restructuring of large amounts of enterprises is as a result of IBC, and that is churning into the GDP. That also is his major contribution. Yes. You also talk about how brilliant of a lawyer he was, and I think that's very important, especially in today's context when we are talking about the UCC and we are talking about secularism and the debate around secularism. He made a very interesting point, and I'll read out from your book. He wrote in his blog, and you quote him, you say, I have consistently held the opinion that there must be a recognized distinction between two aspects which stem out of religious interpretations. The first is rituals of a religion. Rituals cannot be decided by the law. However, fundamental rights belong to all. One section of the society cannot be denied these rights. So I think this perhaps really encapsulates the entire debate around how much the government can sort of intervene as far as personal laws are concerned. So he made a distinction that, okay, there are religious rituals and there are certain aspects of religion that the government must not trample upon, but that does not mean that fundamental rights of individuals are undermined because of personal laws and religion. That's right, and I think that was the amazing clarity of thought that he possessed, to be able to bring out these very fine distinctions is what all law is about, what interpretation of law is all about. And that is why Prime Minister Modi relied on him on a lot of issues which did not even form subject matter of his ministry. चाहे वो law ministry के subject थे या किसी भी ministry और के subject थे, the buck stopped at his door. Exactly. He had, और अभी इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, इनफैक्ट राजीव शुक्ला जी ने जब मैंने उनसे बात करी कि आप किताब पे अपना कुछ व्यू दें, वो स्टॉन्च कांग्रेसमैन, पर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा कि फिर मैंने उनसे कहा था 50-60 वर्ड्स, उन्होंने मेरे को 450-500 वर्ड लिख के भेजे और उन्होंने कहा कि सुमन सारे छापने हैं. तो मैंने कहा ये तो अंदर जाएगा, किताब के बाहर तो 3 लाइनें ही आएंगी, बिकॉज एंड ही सेड इन दैट कि ही वाज वन मैन to which not only his own political party went, but the other parties also went, because he was solution finder. मैं ये consensus का point नहीं बता रहा हूँ, but क्योंकि उनके पास इतनी clarity of thought थी कि इस कमेटी में ये disagreement हो गया, उस ministry में disagreement हो गया, parliament में disagreement हो गया, he had the clarity to find a solution for both, which is not a point of consensus. It is a point of making very fine points based on clarity of thought, which will appeal to people to take a reasoned and rational decision.
And we'll come to that aspect also, but very quickly, what comes out in your book also is that this is a man who deeply believed in democratic institutions. You talk about electoral reforms, you also talk about the judiciary and his opinion on the judiciary. So at a time when there is one section of people who believe that there is a certain institutional decay across the board, whether it's the election commission or the judiciary. This is a man who really believed in strengthening institutions. Talk to us about that. That's true. And I think the most difficult part of that was the judicial reforms. You will see that I brought on my book that how he very emphatically defended the judiciary whenever anybody questioned the institutional integrity of Supreme Court. Even when fingers were pointed out at one Chief Justice or a particular judge, he stood by them and to say that you can't demean the office. And therefore, he always stood by the might of the institution, which makes the point that you just articulated, that he believed in institutions, the democratic institutions and their importance in a country like ours. But at the same point in time, he did believe that every institution must stick to the role that is assigned to it in the Constitution. And there he disagreed with the Supreme Court and said that matter of appointment of judges should be left to the executive, or if not left to the executive, there should be a very fine role of the executive in that. And he believed that it is not the task of the judges to appoint judges. And I think in that chapter where you talk about judicial reforms, it really comes across that this was a man who believed in accountability. Whether it was, him as a minister who gave that press conference that we just spoke about after demonetization, he believed in fixing accountability, and when the buck stopped at him, he didn't fear coming out and speaking up in public. But as we end the session, Mr. Batra, at one time, of course, we see Mr. Jaitley was a clear number 2. He had both defense and finance, an immensely powerful minister. But then, his health begins to deteriorate. In fact, his last budget speech also, many say that he looked visibly tired in that speech, and then his health starts to deteriorate. Talk to us about the last few days of his life. He did neglect his health to a degree where he didn't draw a line as to where he should stop working. He was also a work alcoholic, and after he became a minister, he was determined to achieve all the goals that had been set by the party when it came to manifesto, and whatever commitments the Prime Minister had made to the nation at the time of election or later, he just wanted to make sure that he executes them, and therefore he did neglect his health. But he was a diabetic from a very young age, and the family believes that the time that he spent in Tihar at the time of his detention during the emergency did affect him significantly. He never really was able to recover, or he didn't really take enough care to address that issue. And there were things that he just couldn't control. He did manage to control his eating, which was very difficult. In fact, Shaktikanta Das ji has written in one of the articles or blogs that it was very painful to see that, in a meeting when food was called for us, he would look deprived, that he's not able to eat that. And his help, when he attempted to please him, put something of small on his plate, he would just brush him aside and say, look. So, having said that, I think his health was not just something that caused a loss to his ministry or the family or the friends, but I think it was a loss to the entire nation. Yes. And my last question to you, Mr. Batra, and I'd like to quote from your author's note, because this line really leapt out to me, that Arun Jaitley's life is a masterclass in the art of the possible. I hope this book serves not only as a record of his monumental contributions, but also as an inspiration
reminding us of the power of the intellect, the importance of civility in public discourse, and the enduring value of a well-lived life. After Arunji's passing, is there a void that nobody has been able to fill? Because his kind of politics, his brand of politics, his style of politics no longer exists. You know, this sort of cross-party communication, the civility in public discourse that you talk about, the accessibility to journalists, like we were discussing right before the session, that anybody could walk into his office, that kind of politics is no longer alive. And I think, is there nothing that can fill that void now? So Vedant, this is actually, although something that comes in the author's note, but it's a distillation of what the book sort of reflects. But I have to tell you, these are not really my words. I have written it on behalf of every single person I've spoken to, in politics, in BJP, or outside of that, lawyers, judges, his friends. One voice that the man was a perfect example of civility in politics. Nobody could. And the only time that I saw him lose his cool was when I don't want to go into debate, when we all know that Kirti Azad accused him of something in DDC, and Arvind Kejriwal held a press conference, and he was deeply hurt and lost his cool because attacking his integrity was something that he could not tolerate, because that's what he had built his entire life on. But to answer your second part of your question, I think we still have hope. We can never really give up. I think we're going through a churn. We do believe that the youth that we talk of, which will hopefully come into mainstream in all parts of life, economy, executive, judiciary, government, politics, many of them would. And I'm hoping that this book would sort of give them some insights into how to build a career, political career, in a very different way from what you see today. As we end the session, sir, I have a quick rapid fire, if you like. We'll sort of do just quick one-word responses. The first word that comes to your mind when I say Arun Jaitley. There's a chapter in my book which says the man of all seasons. Interesting. Yeah. Was he more of a strategist or a statesman? Did he enjoy time behind the scenes or on the front lines? Well, I think he was a strategist behind the scene and a statesman in the front. Courtroom or parliament, where was he the most himself? Till 2019 courtroom. After that, he was totally committed to the parliament. One habit that defined his daily routine? Gossip. Okay. His sharpest political instinct? I think to judge the character of a person. One political decision that was perhaps a mistake in hindsight? Hard to spot, because I haven't really, probably don't have the insight to be able to make a comment on that. Was his equation with Prime Minister Narendra Modi ideological or more pragmatic? I think it was personal. One personal trait that never made it to public perception, but was very sort of loved by his family and by his close associates? That he was a very compassionate person. Not many people know the kind of support that he provided to so many people. I don't want to elaborate on it. I've spoken about it in a bit, but his compassionate side was not known to the public at large. If you were alive today, one thing or one aspect about contemporary politics, contemporary Indian politics that would worry him? Lack of communication amongst political parties the way it used to happen in the past. If he were alive today, one advice that he would give to his peers in the government today? I don't have the boots to step in to say that, because I think his stature was very different. I don't even think I can think from his mind. But hypothetically, one advice that you think he would give to his peers or his friends as a friendly advice? I mean, that would be to say that whether we sit on the treasury benches or on the opposite benches, we are colleagues.
What was his biggest fear? In one line. I don't know of any because I don't know him personally. I didn't know him as well to be able to sort of identify that. So I don't think I'm competent to answer that question. And my last question, one thing that he would like to be remembered as. If you really ask me, it may, appear to be a very cosmetic answer, but a good human being, because that is what he was. And that is what all mattered to him. And that is, I think, is why he was a great politician. He was a statesman, because that gave him the power to think as a good man should think. I think that's a great note to end the session on. Mr. Batra, thanks very much. It was a pleasure talking to you.